नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। आज हम स्टडी करेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया अर्थात भारत में अफवाह प्रतिरूप। अफवाह का अर्थ होता है जब कई जलधाराएं तथा नदियां आपस में मिल करके धरातल के जिस प्रवाह को विकसित करती है उसे अफवाह के नाम से जाना जाता है। बच्चों, अफवाह तंत्र अर्थात ड्रेनेज सिस्टम एवं ड्रेनेज पैटर्न अर्थात अफवाह प्रतिरूप दोनों में अंतर समझना आवश्यक है। अफवाह तंत्र जो होता है वह सरिताओं की उत्पत्ति से लेकर के उनके समय के साथ जो विकास होता है उससे संबंधित होता है। अर्थात ड्रेनेज सिस्टम का तात्पर्य क्या हुआ कि किसी भी क्षेत्र विशेष की जो सरिताएं हैं, नदियां हैं, उनकी उत्पत्ति से लेकर के उनका क्रमिक विकास किस तरह से हुआ और वर्तमान स्वरूप किस रूप में हमारे सामने आया, ये कहलाता है ड्रेनेज सिस्टम, अफवाह तंत्र। जबकि अफवाह प्रतिरूप से तात्पर्य हमारा है कि किसी क्षेत्र विशेष की जो नदियां हैं, सरिताएं हैं, उनके ज्यामितीय अर्थात ज्योमेट्रिक पैटर्न से मतलब है तथा उनकी स्थानिक व्यवस्था किस तरह की है, अर्थात जो स्पेशियल अरेंजमेंट है किसी क्षेत्र विशेष की नदियों का, उनकी सरिताओं का ज्यामितीय प्रतिरूप कैसा है और उनका स्पेशियल अरेंजमेंट अर्थात स्थानिक प्रतिरूप कैसा है, इसे कहते हैं हम अफवाह प्रतिरूप अर्थात ड्रेनेज पैटर्न। किसी प्रदेश के जो अफवाह प्रतिरूप और अफवाह तंत्र, इसको प्रभावित करने वाले जो दो प्रमुख कारक होते हैं उसमें पहला है जलवायु तथा दूसरा है उच्चावच, अर्थात उस क्षेत्र विशेष की जलवायु किस तरह की है और वहाँ का उच्चावच किस तरह का है। किसी भी नदी तंत्र द्वारा अपनी सहायक नदियों के द्वारा अफवाहित क्षेत्र को अफवाह द्रोणी अर्थात ड्रेनेज बेसिन की संज्ञा दी जाती है। ड्रेनेज बेसिन से हमारा तात्पर्य क्या हुआ, कोई भी नदी है उसके द्वारा उसकी सहायक नदियाँ जो उसमें आकर के मिल रही हैं, अर्थात नदी तथा मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा जिस तरह का कोई अफवाह क्षेत्र विकसित होता है उसे उस नदी का अफवाह द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन के नाम से जाना जाता है। हम एक जो अफवाह द्रोणी होती है अर्थात एक ड्रेनेज बेसिन होता है वो दूसरे अफवाह द्रोणी अर्थात ड्रेनेज बेसिन से भिन्न होता है और इनको अलग करने वाली जो सीमा होती है उसको कहते हैं हम जल विभाजक अर्थात वाटर डिवाइडर। भारत नदियों का देश है, यहाँ पर 4000 से भी अधिक छोटी से लेकर के बड़ी नदियाँ पाई जाती हैं। जो भारत में अफवाह पाया जाता है, अफवाह तंत्र जो विकसित हुआ है वर्तमान में, उसे दो रूपों में हम दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है उच्चावच के अनुसार, पहला है हिमालय का अफवाह और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत का हिमालय। हिमालय का जो अफवाह है उसी में जो उत्तर के विशाल मैदान है उसमें जितनी भी नदियाँ प्रवाहित होती है वह हिमालय के अफवाह में ही शामिल की जाती हैं। साथ ही प्रायद्वीपीय पठार से भी कुछ नदियाँ निकलती हैं जो कि उत्तर के विशाल मैदान में गंगा, यमुना आदि से मिल करके बंगाल की खाड़ी का हिस्सा बनती हैं। तो हम अध्ययन करेंगे हिमालय का अफवाह अर्थात हिमालय जो रीजन है वहाँ पर किस तरह का अफवाह विकसित हुआ है। बच्चों, हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व हिमालय के उत्तर में जो अभी तिब्बत का पठार है वह उत्पत्ति से पूर्व उस तिब्बत के पठार के में जो मानसरोवर झील है वहाँ से 3 प्रमुख नदियाँ निकलती थी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। यह नदियाँ जो थी वह टेथिस नामक जो भूसन्नति थी उसमें गिरती थी तथा प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ भी इसी जैसे चंबल, केतवा, बेन, कैन, सोन, ये सभी नदियाँ भी उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई टेथिस भूसन्नति में गिरती थी। धीरे धीरे टेथिस भूसन्नति का मलबा जो है वह उसके मलबे से भारतीय जो प्लेट हैं मलबे पर भारतीय प्लेट के दबाव के परिणाम स्वरूप वृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई जिसका उत्थान धीरे धीरे हुआ। परिणाम स्वरूप सिंधु, सतलज तथा जो ब्रह्मपुत्र नदियां हैं वह मार्ग में उठने वाले जो वृहद हिमालय को काट करके अपनी दिशा को पूर्ववत बनाए रखा जिसके परिणाम स्वरूप इन तीनों नदियों को पूर्ववर्ती नदियां अर्थात एंटीसीडेंट नदियां कहते हैं। अर्थात एंटीसीडेंट नदियों से मतलब है हमारा कि हिमालय के उत्पत्ति से पूर्व से ही ये नदियां भारत में बह रही हैं। जैसे कि हिमालय की अधिक अगर
विस्तृत में हम इसकी चर्चा करें तो हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व में जो यहाँ टेथिस भूसन्नति थी, जिसके उत्तर में उत्तरालैंड जिसे तथा अंगारालैंड भी जिसे कहते हैं, और दक्षिण में गोंडवानालैंड। गोंडवानालैंड और अंगारालैंड से जो नदियाँ बहती थी वह इस टेथिस भूसन्नति में गिरती थी। धीरे धीरे टेथिस भूसन्नति मलबे से पड़ती जाती है, और जो दक्षिण की तरफ से जो गोंडवानालैंड है उसका प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा है भारत का, वह धीरे धीरे इस पठार की तरफ आगे बढ़ता है और मलबे पर दबाव पड़ने के परिणाम स्वरूप वृहद हिमालय की सर्वप्रथम उत्पत्ति होती है। लेकिन वृहद हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व जो यहाँ नदियाँ बह रही थी, 3 प्रमुख नदियाँ सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ वृहद हिमालय का निर्माण होने के पश्चात भी इस हिमालय को काट करके अपना जो मार्ग है वह यथावत बनाए रखती है। परिणाम स्वरूप इन नदियों को एंटीसीडेंट अर्थात पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। इन तीनों नदियों ने वृहद हिमालय को काट करके खड़े कगार वाले खड्ड का निर्माण किया। यहाँ हम देख सकते हैं तीनों, यहाँ पर जैसे ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी और सतलज नदी, इसी की सहायक जो नदी है सतलज नदी, ये दोनों जो नदियां हैं यहाँ मानसरोवर झील है। यहाँ पर मानसरोवर झील के पास ही ये तीनों नदियाँ, जैसे यहाँ सिंधु, सतलज जो आपस में आगे जाकर के मिल जाती है, यहाँ मानसरोवर झील है और यहीं से तीनों नदियों का उद्भव होता है और यहाँ से निकल रही है पूर्व की ओर से ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों ही नदियाँ एंटीसीडेंट नदियाँ कहलाती हैं, अर्थात पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं, क्योंकि इनका निर्माण ये हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व ही ये नदियाँ बह रही हैं और इनका मार्ग भी जो अपना पूर्ववर्ती मार्ग था उसी से होकर के बहती है। परिणाम स्वरूप जो वृहद हिमालय बना उसको काट करके इन तीनों नदियों ने खड़े कगार वाले खड्ड का निर्माण किया, जिन्हें हम गोर्ज कहते हैं। जैसे सिंधु नदी का जो गोर्ज है वह जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है, और शिपकीला जो गोर्ज है वो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी द्वारा बनाया गया है, और जो कोरबा गोर्ज जो कि अरुणाचल प्रदेश में है वह ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। वृहद हिमालय जो है, धीरे धीरे वृहद हिमालय का विकसित होना जारी रहता है, और यहाँ पर वृहद हिमालय पर बर्फ के आवरण जमने के कारण वृहद हिमनदों का निर्माण होता है, और इन्हीं हिमनद से जो गंगा, यमुना आदि जो नदियाँ हैं इनकी उत्पत्ति होती है, और ये पुनः अपना मलबा जो है वह टेथिस भूसन्नति में एकत्रित करती हैं। परिणाम स्वरूप टेथिस भूसन्नति में पुनः मलबे के उभार के कारण, मलबे के दबाव के कारण तथा भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर दबाव के परिणाम स्वरूप पुनः पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है और वह मध्य हिमालय के रूप में विकसित होने लगता है। इस प्रकार जो गंगा यमुना नदियां हैं उसे शिवालिक हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। ये नदियां जो होती हैं जैसे कि गंगा, यमुना, काली, गंडक, कोसी, तीस्ता आदि नदियों ने मध्य हिमालय का जो को काटकर अपनी नदियों को पूर्ववर्ती क्रम में बनाए रखा। इसलिए ये मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। मध्य हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उन्होंने मध्य हिमालय के दक्षिण में टेथिस भूसन्नति में पुनः अवसादन किया। परिणाम स्वरूप पुनः भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व की ओर खिसक कर दबाव के परिणाम स्वरूप शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। इस तरह से मध्य हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल है वह मध्य हिमालय के दक्षिण पर्वतपात के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगा। यहाँ हम देख सकते हैं नक्शे में किस तरह से यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है पूर्व में उसका जो प्रवाह मार्ग है वह पूर्व से पश्चिम की तरफ था, अर्थात इस तरह से यहाँ पर मानसरोवर झील के निकट इसकी उत्पत्ति होकर के यह पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही थी और अरब सागर में गिर रही थी, जो कि पश्चिम में पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलकर के
अरब सागर में गिर रही थी। इन्हें इंडो ब्रह्म या शिवालिक नदी कहा जाता था, जो अपनी घाटी के में अवसादन कर रही थी। इसी अवसादन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व की तरफ पुनः गतिशील होने के कारण दबाव के कारण शिवालिक पर्वत की उत्पत्ति होती है, जिसे कि मध्य हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उन्होंने पुनः उसको शिवालिक हिमालय को काटती हैं, और जो नदियां यहाँ नदियों की उत्पत्ति होती है वो शिवालिक की पूर्ववर्ती नदियां कही जाती हैं। हिमालय की उत्पत्ति के समय, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति के समय ही दिल्ली कटक भी, अरावली जो दिल्ली कटक है उसमें भी उठाव शुरू हुआ, अर्थात वह ऊपर उठा, जिससे कि जो इंडो ब्रह्म नदी अर्थात सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी जो कि अरब सागर में गिर रही थी, ब्रह्मपुत्र नदी की दिशा जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ थी, इन दोनों नदियों का जो प्रवाह क्रम है वो अवरुद्ध हो जाता है। शिवालिक हिमालय के ऊपर उठने दिल्ली अरावली दिल्ली जो कटक है उसके ऊपर उठने के परिणाम स्वरूप इंडो ब्रह्म नदी है वह अपने मार्ग से अवरुद्ध हो जाती है, और इस कटक के पश्चिम में जो नदी रह जाती, सूखी परित्यक्त नदी की घाटी रह जाती है, जिसे सरस्वती या घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। यह अवशिष्ट नदी घाटी है वह वर्तमान में हरियाणा तथा राजस्थान में स्थित है। दिल्ली कटक के ऊपर उठने के परिणाम स्वरूप इंडो ब्रह्म नदी छिन्न भिन्न हो जाती है, और उसके परिणाम स्वरूप 3 तरह के नदी तंत्र का विकास होता है जो कि वर्तमान में विकसित है। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र का अफवाह, गंगा नदी का अफवाह तंत्र, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का अफवाह तंत्र।